संसार सिनेमा का बातें बाइस्कोप की, बाइस्कोप की बातें। साइलेंस, एक्शन। जब फिल्म स्टूडियो में कहा जाता है एक्शन, तो उसका मतलब होता है काम शुरू। बाइस्कोप की बातें भी फिल्म का प्रोग्राम है, इसलिए भले ही हम विविध भारती के स्टूडियो में हों, एक्शन का मतलब वही है, काम शुरू। तो आज शुरू होती है बरसात की एक रात। बॉक्स ऑफिस पर तो ये कई बरस पहले बरसी थी, आज गरजेगी रेडियो पर। तो आइए लोकेंद्र शर्मा से सुने फिल्म बरसात की एक रात की बातें। प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा के सहायक हैं PKA नायर और प्रोग्राम के लेखक रमेश जोशी। तो आइए बरसात की एक रात में भीगें, यानी सुने बाइस्कोप की बातें। 20वीं सदी का छठा, 7वां और 8वां दशक। दोस्तों, इन 30 वर्षों को हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। ये वो दौर था जब कलात्मक फिल्में भी पर्दे पर आईं और व्यावसायिक सिनेमा ने भी सफलता के रिकॉर्ड बनाए। इसी दौर में हॉलीवुड की तर्ज पर बंबई को बॉलीवुड कहा जाने लगा। इसी दौर के इतिहास में एक शक्तिशाली हस्ताक्षर है शक्ति सामंत। शक्ति सामंत ने आधी सदी से भी अधिक समय तक फिल्में बनाई और एक कामयाब कमर्शियल फिल्मकार के रूप में नाम कमाया। ज्यादातर तो उन्होंने हिंदी में ही फिल्में बनाई, लेकिन कुछ अपनी मातृभाषा बंगला में भी बनाई और कुछ दोनों जबानों में। आज हम जिस फिल्म की चर्चा करेंगे वो भी बाइलिंगुअल, यानी हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में बनाई गई थी। फिल्म का नाम तो आप जान ही गए हैं, बरसात की एक रात। निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत का जन्म तो बंगाली परिवार में हुआ, किंतु प्रारंभिक जीवन बीता देहरादून में। यहीं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनकी रुचि फिल्मों में भी जागी। उन दिनों अशोक कुमार सफलता के शिखर पर थे और शक्ति सामंत के फेवरेट फिल्म स्टार भी। सन 1950 के आसपास शक्ति सामंत भी अशोक कुमार की तरह सफल स्टार बनने की कामना मन में संजोए मुंबई आ पहुंचे। मुंबई आकर वे दादा मुनि यानी अशोक कुमार से मिले। दादा मुनि ने शक्ति सामंत को समझाया कि यदि एक्टिंग के बजाय वे डायरेक्शन को अपनाएं तो उनके लिए सफलता की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि असल बात है डायरेक्टर बनना। डायरेक्टर ही टीम का लीडर होता है। इसके बाद कुछ दिन शक्ति सामंत ने बॉम्बे टॉकीज में ज्ञान मुखर्जी और फणी मजूमदार के साथ बिताए और फिर दादा मुनि ने उन्हें निर्देशक कमाल अमरोही से मिलवाया। कमाल अमरोही उन दिनों फिल्म महल बनाने की तैयारी कर रहे थे, सो शक्ति सामंत को उन्होंने अपना असिस्टेंट रख लिया। सन 1950 में असिस्टेंट के रूप में अपना फिल्मी करियर आरंभ करने के 4 बरस बाद सन 1954 में शक्ति सामंत निर्देशक बन गए। सन 1954 में उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म बहू सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई और इसके 4 बरस बाद उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शक्ति फिल्म्स की नींव डाली और सन 1958 में इस कंपनी यानी शक्ति फिल्म्स की पहली फिल्म प्रदर्शित हुई, हावड़ा ब्रिज। मेरा नाम टिंटिंटू, टिंटिंटू बाबा टिंटिंटू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। हावड़ा ब्रिज की जुबली कामयाबी ने फिल्म इंडस्ट्री में शक्ति सामंत की निर्देशन शक्ति का सिक्का जमा दिया, लेकिन उनकी हीरो बनने की तमन्ना बीच बीच में सिर उठाती रही। मुझे याद है दोस्तों, सन 1960 के आसपास ब्रिजेंद्र गौड़ ने एक बार मुझे बताया था कि आजकल शक्तिदास स्वयं को मधुबाला के साथ हीरो बनाकर एक फिल्म प्लान कर रहे हैं।
बाद में ब्रिजेंद्र गौड़ और दूसरे दोस्तों ने काफी समझा बुझाकर शक्ति सामंत के सिर से हीरोगिरी का भूत उतारा। छठे सातवें दशक के दौरान शक्ति सामंत का नाम फिल्मी सफलता का पर्याय बन चुका था। सन 1968 में बनी उनकी फिल्म आराधना के जरिए हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार का उदय हुआ राजेश खन्ना के रूप में। कहने की आवश्यकता नहीं दोस्तों कि राजेश खन्ना ने आगे चलकर लोकप्रियता के पुराने सभी रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर डाले। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। अपने लंबे फिल्मी करियर में शक्ति सामंत ने 50 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया। इनमें लगभग 40 फिल्में उन्होंने अपने बैनर शक्ति फिल्म्स के लिए बनाई और शेष बाहरी निर्माताओं के लिए। सन 1954 में फिल्म बहू से आरंभ होकर उनकी ये सृजन यात्रा सन 2005 में बांग्ला फिल्म देवदास तक पहुंची। देवदास को उन्होंने शरत बाबू के मूल उपन्यास के अनुरूप ही बनाया। कहा जा सकता है कि इसी दौरान आई संजय लीला भंसाली की देवदास ने शरत चंद्र चटर्जी की आत्मा को जितना जख्मी किया होगा, शक्ति दा की देवदास ने उस पर उतना ही मरहम लगाया। अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, उत्पल दत्त और अमजद खान, इन बड़े सितारों को लेकर बनाई गई फिल्म बरसात की एक रात 8वें दशक की शुरुआत में प्रदर्शित हुई थी। यह फिल्म हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में बनी थी और दोनों ही भाषाओं में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। हाय वो परदेसी मन में कौन दिशा से आ गया, हाय वो परदेसी मन में कौन दिशा से आ गया, हाय वो परदेसी, हाय वो परदेसी। दोस्तों, शक्ति सामंत की ज्यादातर फिल्मों में संगीत या तो एस.डी. बर्मन का था या उनके पुत्र आर.डी. बर्मन का। इन संगीतकार पिता पुत्र के प्रति शक्ति सामंत के मन में गहरा सम्मान था। विशेष रूप से सचिन देव बर्मन के प्रति तो ये सम्मान श्रद्धा की सीमा तक था। आर.डी. बर्मन ने शक्ति सामंत की कई फिल्मों में संगीत दिया। फिल्म बरसात की एक रात भी इन्हीं में से एक थी। नदिया किनारे पे हमरा बगान, हमरे बगानों पे झूमे आसमान हो। नदिया किनारे पे हमरा बगान, हमरे बगानों पे झूमे आसमान। फिल्म बरसात की एक रात की कथा दार्जिलिंग के चाय बागानों और उनमें काम करने वाले मजदूरों के जीवन से जुड़ी है। सरमाएदार इन गरीब और लाचार मजदूरों का बेतरह शोषण करते हैं। कहानी में बेरहम सरमाएदारों के प्रतीक हैं हरिहर साहू और उनका बेटा कालीराम, यानी उत्पल दत्त और अमजद खान। बुधवा जी छोटे सरकार। वो गौरंग की लौंडिया है ना, हाँ। मोतिया, हाँ। उसको उठा के लिया। लेकिन छोटे सरकार। ऐ साला जो बोलता हूँ कर, चल फुट, चल चल। कौन है? काली बाबू के आदमी मेरी बेटी को जबरदस्ती उठा के ले गए। उन लोग जबरदस्ती करते रहेंगे और तुम लोग देखते रहोगे, कुछ नहीं करोगे। चलो थाने चलो, इस इलाके की पुलिस भी गरीबों की सहायता करने की बजाय कालीराम और हरिहर साहू के पक्ष में खड़ी हुई है। जो मजलूम इन जालिमों की शिकायत करने के लिए थाने आता है, उसे मदद की जगह नसीब होती है फटकार। तेरी लड़की क्या सती सावित्री है? वो कालीराम के साथ भाग गई तो मैं क्या करूं? आ गए आधी रात को मेरी नींद हराम करने। चुपचाप यहाँ से सब चले जाओ, वरना एक एक को हवालात में बंद कर दूंगा, समझे? हाँ हाँ, हवालात में तो डालोगे ही, हमारे साथ इंसाफ थोड़ी करोगे। चलो गरुण काका, बड़े साहब के पास चलते हैं।
वो हमारे साथ इंसाफ जरूर करेंगे। हाँ चलो भाई साहब के पास चलते हैं। पुलिस और साहू की मिलीभगत के चलते कालीराम बाकायदा गुंडा बन चुका था। जो भी लड़की काली की नजरों में चढ़ जाती उसे सरेआम उठा लिया जाता और जो काली का विरोध करता उसकी आ जाती शामत। अरे बाप रे बाप, देखो लोगो, मुझे मार दिया रे लोगो, काली बाबू मुझे मारे, मुझे बचाओ काली बाबू। चिल्ला बुला ले अपने बाप को। बुला ले हरामजादे, बुला अपने बाप को। मुझे मारे, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे। जुल्म और अत्याचार की इसी दुनिया में एक दिन एक अजनबी का आगमन हुआ। शक्ल सूरत से तो वो परदेसी लगता था, मगर हरकतों से पूरा चालू। अमर लग जाएगी यार, क्या कर रहे हो? अरे हम कहते हैं कि अरे पिद्दी तो आपकी कट गई बाबूजी। अब इसे आप अपने पीछे दुम की तरह लगा लीजिए और गांव में घूमते फिरिए, समझ गए? ये लीजिए, चल मुनिया। पिद्दी चिपकाना मत भूलना बाबू। उसकी कारगुजारियों का पहला निशाना बना कालीराम का बाप हरिहर साहू। सोने की बिस्कुट हम कहते हैं एकदम खरा माल है साहू जी। ठीक है, मैं भी खड़े माल का खड़ा दाम दूंगा। कितना? 500 के भाव से। लेकिन भाव तो 1000 का चल रहा है साहू जी। वो तो है, मगर ये छुपाके वाला माल है ना, इसका दाम। काफी समझदार मालूम पड़ते हैं आप। चलिए रुपया निकालिए। रुपया निकालिए। देखो भैया, आदमी तो तुम भले लगते हो, इसीलिए सारा माल खरीद लिया। वैसे तुम करते क्या हो? वही जो आप करते हैं। उधर का माल इधर और इधर का माल उधर। तब तो तुम बड़े अच्छे आदमी हो। सुनो, जो भी उधर का माल हो सीधे इधर ले आना, इधर ले आऊंगा साहू जी। लेकिन जरा छुपा कर, समझ गए ना? समझ गए साहू जी, आपके साथ धंधा करना है तो जरा छुपा के। हरिहर साहू खुश था कि उसने अजनबी परदेसी को ठग लिया, मगर जल्दी ही उसकी फहमी दूर हो गई और परदेसी की चालबाजी सामने आते ही उसके पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। प्रधान साहब, क्या खबर? सब सोना गला दिया ना? सोना? अच्छा सोना? अरे उस बदमाश ने आपको बेवकूफ बनाया, ठग लिया। हाँ। कैसे? 2-1 बिस्किट सिर्फ असली सोने के थे, बाकी सब पीतल के थे। ऊपर से सोने का सिर्फ पानी चढ़ा हुआ था। ये देखिए। हाय 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 हाय, मेरे इतने पैसे पानी में चले गए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में उबलता साहू कुछ करता इसके पहले ही उसे एक और झटका लगा। कौन? हुजूर, आइए, ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पधारे। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है साहू जी कि ये आदमी बॉर्डर क्रॉस करके आया है और इसने आपको सोने के बिस्किट बेचे हैं। किसने? इसने? कैसी बातें करते हैं सरकार, ये सरासर झूठ है। ये तिजोरी खोलिए, हमें सर्च करना है। कीजिए सर्च, आइए, लीजिए तलाशी। देखिए देखिए सरकार। बिस्किट? ये मैदे के बिस्किट आपने इसमें रखे? रखने पड़ते हैं सरकार, चूहों से बचाने के लिए। हमारे गणेश जी का वाहन चूहा है ना, तो गणेश जी से पहले चूहे बिस्कुट खा जाते हैं। देख लिया सरकार, ये अपनी तिजोरी में सोने का बिस्कुट नहीं मैदे का बिस्कुट रखते हैं। हम कहते हैं आप तो खामखा हमें यहाँ पकड़ के ले आए। हम ऐसा वैसा काम नहीं करते सर। तुम चुप रहो। आप इस आदमी को पहचानते साहू जी? इसे आज तक मैंने इसे नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूं। पहली बार देख रहे हैं? इस बार तो तुम बच गए, फिर कभी मेरी गिरफ्त में आए तो छोड़ूंगा नहीं। पुलिस के जाने के बाद अजनबी ने भी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। अच्छा साहू जी, हम चलते हैं। तुम कहां जा रहे हो? फट जाएगा कपड़ा, फट जाएगा। छोड़ दीजिए, छोड़िए। मेरे पैसे वापस करो। पैसे? कैसे पैसे? कैसे पैसे? वही जो पीतल तुम सोने के दाम बेच गए थे मेरे पास। वो लेकिन अभी तो आप बड़े साहब से कह रहे थे कि आप ये कारोबार करते नहीं हैं, और अब आप कह रहे हैं कि अच्छा हो जो चुप खामोश। हरिहर साहू को ही नहीं, उसके बेटे कालीराम को भी अजनबी परदेसी ने उस समय कुछ पैंतरे दिखाए जब कालीराम बाजार में एक आदमी की पिटाई कर रहा था। अरे बाप रे, बहुत जोर से मार दिया भाई। अब तो
हमें भी अपना कुछ नमूना दिखाना पड़ेगा। ये तो साला भारी पड़ गया। दोस्तों, फिल्म बरसात की एक रात के बारे में शक्ति सामंत से बातें करते हुए हमें पता चला कि दार्जिलिंग शक्ति सामंत का पसंदीदा हिल स्टेशन था। जब भी उन्हें अवसर मिलता वे कुछ दिन छुट्टियां बिताने के लिए दार्जिलिंग पहुंच जाते। ऐसी ही कुछ छुट्टियों के दौरान शक्ति सामंत ने सरमाएदारों के जुल्मों को और गरीब मजदूरों की दयनीय दशा को देखा और इस तरह अन्याय और अत्याचार का सफाया करने वाले एक हीरो की कथा उनके भीतर पनपने लगी। दार्जिलिंग से लौटने पर उन्होंने अपने प्रिय लेखक शक्तिपद राजगुरु को फोन करके एक कहानी की रूपरेखा समझाई और इस कहानी को एक फिल्म कथा के रूप में विकसित करने को कहा। शक्तिपद राजगुरु मूलतः बांग्ला लेखक थे। उन्होंने कई बांग्ला फिल्में लिखीं, किंतु हिंदी फिल्मों के मामले में वे शक्ति सामंत की फिल्मों तक ही सीमित रहे। शक्तिपद राजगुरु कलकत्ता निवासी थे। बुलाए जाने पर मुंबई आते और काम खत्म करने पर वापस लौट जाते। कथा पूरी हो जाने के बाद संवाद लेखन का काम सौंपा गया कमलेश्वर को। कमलेश्वर हिंदी कथाकार के रूप में पहले ही ख्याति नाम थे। फिल्म बरसात की एक रात के गीत लिखे आनंद बख्शी ने R.D. बर्मन की धुनों पर। अपने प्यार के सपने सच हुए, अपने फिल्म बरसात की एक रात का छायांकन किया था आलोक दासगुप्ता ने। वैसे शक्ति सामंत की अधिकांश फिल्मों के कैमरामैन आलोक दासगुप्ता ही रहे। फिल्म बरसात की एक रात की शूटिंग दार्जिलिंग और उसके आसपास के इलाकों में हुई थी, मगर इंडोर सीन मुंबई में फिल्माए गए। फिल्म की कहानी अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे एक ऐसे हीरो की है जो अपनी हर कारगुजारी पर जनता की तालियां बटोरता है। इस तरह की भूमिका के लिए उन दिनों अमिताभ बच्चन सबसे उपयुक्त माने जाते थे। आरंभ में एक रहस्यमय अजनबी परदेसी और बाद में एक जांबाज पुलिस ऑफिसर, दोनों ही रूपों में अमिताभ खूब जमे। उनके किरदार का नाम था अभिजीत रॉय। कौन? अरे हम कोई भी सही, और अभी आप गिर जाती तो हम कहते हैं इतनी गहरी खाई आपको दिखाई नहीं पड़ी? खाई? मुझे तो दिखाई नहीं देता। माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आपने तो मेरी जान बचाई, लेकिन आपको तो मैं पहचानती नहीं। आप मुझे कैसे पहचानेंगे? वैसे मेरा नाम अभिजीत राय है, यहाँ नया नया आया हूँ। यूँ समझ लीजिए परदेसी हूँ। अच्छा, फिर तो आपके दो नाम हुए, एक अभिजीत, दूसरा परदेसी। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? मैं इसके साथ चले जाऊंगी, लेकिन आप हमारे बंगले पे आइएगा जरूर। वो सामने हमारा बंगला है साहब। अच्छा, जरूर आऊँ। अभिजीत से विदा लेकर रजनी आगे बढ़ी। जाने क्यों अभिजीत की आवाज में उसे कुछ ऐसा अपनापन लगा कि वो अभिजीत के बारे में जानने के लिए और उत्सुक हो उठी। फुलवा, वो साहब कौन थे? पहले तूने कभी देखा उनको? हाँ दीदी, इन बाबू को एक बार बाजार में देखा था। वो काली है ना, उसने अपनी गाड़ी से गोपी कुमार को ठोकर मारी। हाँ, और ऊपर से मारपीट करने लगा। तब ये बाबू आए और आते ही काली की छुट्टी कर दी। तू सच कह रही है? हाँ दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। काली तो उनके सामने गीदड़ दिखता है। बाबू क्या दिखते हैं, ये ऊंचा कद, बड़ी बड़ी आंखें। एक बात कहूँ दीदी? क्या? जब वो तुम्हारे पास खड़े हुए थे तो तुम दोनों की जोड़ी कितनी जच रही थी। चुप, मार खाइए।
रजनी नेत्रहीन थी, लेकिन फुलवा ने परदेसी बाबू का ऐसा चित्र उसके सामने खींचा कि वो चित्र रजनी के मन में उतरता चला गया। मैं परदेसी, मेरा मतलब अभिजीत। आप कब आए? बस इधर से गुजर रहा था, आपका गाना सुना और रुक गया। बहुत अच्छा गाती हैं आप। अच्छा, तो आप चोरी चोरी गाना सुन रहे थे? ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप ही बताइए क्या करता है। आप इतना अच्छा गा रही थी कि मैं क्यों कहिए कि चोरी करते हुए पकड़े गए। आपने चोरी की, आपको सजा भी मिलनी चाहिए। सजा? कैसी सजा? आपको चाय पीकर जाना पड़ेगा। वाह, हम कहते हैं ऐसी सजा तो हम रोज रोज लेने को तैयार हैं। आप कहिए, हम कहते हैं कहना आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, दरअसल में मेरा ये हम कहते हैं कहना मेरी एक आदत सी हो गई है। अच्छा, तो फिर हम कहते हैं चलिए। हैं? रजनी देख नहीं सकती थी, लेकिन जो भी कोई उसे देखता बस देखता रह जाता। जाहिर है वो कालीराम की आंखों में भी समाई हुई थी। रजनी के पिता एक चाय कंपनी के बड़े बाबू थे। कंपनी से अक्सर कालीराम का काम पड़ता रहता था, इसलिए वो रजनी को देखकर सिवा ठंडी आहें भरने के और कुछ नहीं कर पाता। इधर रजनी और अभिजीत के बीच दूरियां कम होती जा रही थीं। दुर्गा पूजा के अवसर पर दोनों मेले में एक साथ घूमते हुए नजर आए। नमस्कार। नमस्ते। आप पूजा देखने आए हैं? हाँ, पहली बार देख रहा हूँ। बहुत अच्छा सजाया हुआ है। ये सब कुछ मजदूर लोग करते हैं। अभी इनका प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अच्छा? हाँ, देखिएगा, बहुत अच्छे नाचते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए। आओ दीदी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। क्यों रे फुलवा, तुम लोगों का नाच गाना कब शुरू होगा? नाच कैसे होगा दीदी? वो देखो ना, बाबू और मदना दारू पी के धुत पड़े हुए हैं। ढोल कौन बजाएगा? अरे वाह, ढोल बजाने वाला नहीं है तो क्या नाच नहीं होगा? ढोल के बिना नाच कैसे जमेगा दीदी? हम कहते हैं हम कोशिश करें। आप? हाँ? आप ढोल बजाएंगे? बजा सकेंगे? हाँ, देखिए ना। कालीराम और उसके चमचों ने जब अभिजीत के ढोल की ताल पर लड़कियों को थिरकते नाचते देखा तो उनकी छाती पर जैसे सांप लौटने लगे। छोटे सरकार, ये लंबू साला बहुत चालू निकला। लड़कियों के बीच में कन्हैया बन के ढोल बजा रहा है। अबे ऐसे ढोल बजाना बोलते? ये तो मरी खाल पिट रहा, मरी खाल। उस्ताद, तुम बजा के बताओ। दिखा दो। हाँ? रास्ता बना। फुलवा रानी, इस बेसुरे लौंडे के ढोल पे क्या कमर हिला रही है? मैं ढोल बजाता हूँ, तू नाच। फुलवा रानी, अरे इससे कहते अगर ढोल बजाने का इतना ही शौक है तो आ जाए, मुझसे मुकाबला कर ले। क्यों बे, हमको चुनौती देता है? मर्द का बच्चा है तो आजा मैदान में। हाँ, आ जाओ कालीराम। हम कहते हैं जरा हम भी तो देखे कितने बड़े मर्द हो तुम। ठीक है, लेकिन इतनी बात का ख्याल रखना, अगर तू हार गया ना, यही ढोल तेरे गले में बांध दूंगा, सारे बाजार में घुमा दूंगा तुझे। हाँ, मंजूर है, लेकिन अगर कहीं तू हार गया तो खा कसम कि तू ढोल गले से नहीं उतारेगा और भागेगा नहीं यहाँ से। कसम भैरों की, एक बाप की औलाद हूँ, यही रुका रहूंगा तेरे लिए। चल। चलो, अभी फैसला हो जाएगा किसकी औलाद हो तुम। कालीराम और अभिजीत दोनों में ढोल बजाने का कंपटीशन शुरू हुआ, लेकिन कालीराम इतने मोटे डंडे से ढोल को पीट रहा था कि ढोल बेचारा फट ही गया। दीदी, कालीराम का ढोल फट गया। कालीराम का ढोल फट गया।
इसके बाद अभिजीत ने कालीराम की वो खबर ली कि कालीराम का सिर उठाकर वहां खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। अरे बाजी हारा, ये बेचारा, अरे शर्म का मारा। जाए रे जाए कोई इसको घर तक छोड़ के आए। अरे जाए रे जाए कोई इसको घर तक छोड़ के आए। चुल्लू भर पानी में कहीं ये डूब के ना मर जाए। जिसकी अजी इज्जत गई, जिसकी अजी इज्जत गई, उसका रहा क्या मोल। कालीराम का खुल गया बोल, वीर बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि। अरे भागा, अरे भागा, अरे तुम दबा भागो। अपमान से सुलगते हुए कालीराम को ढाढ़स बंधाकर आगे की राह सुझाई उसके पिता हरिहर साहू ने। हाय बेटा, ढोल फट गया तो फिर मर जाएगा, लेकिन धंधा डूब गया तो सब चला जाएगा। बड़ी बातें सोच बेटा, और बड़ी बातों के लिए बड़े बाबू को अपनी मुट्ठी में रख। पर्व त्योहार के दिन है, इसी बहाने बड़े बाबू की मुट्ठी गर्म कर दे और उनकी लड़की के लिए साड़ी वाड़ी ले जा। उस लड़की के लिए? अरे वो लड़की तो महापाजी है। इधर हमारा ढोल फट गया, उधर वो दांत निकाल निकाल के क्या हंस रही थी। लड़कियां ऐसी हंसती है बेटा, हंसने दे उसे। इस वक्त सब कुछ बर्दाश्त कर जा और तू अपना फंसा पैसा निकाल ले, समझा? बाप की तालीम पर अमल करते हुए कालीराम बड़े बाबू के बंगले पर पहुंचा। कौन? कौन? डर गए क्या? कसम भैरों की मैं कोई बाघ या भालू नहीं हूँ। कालीराम हूँ, कालीराम। यहाँ क्यों आए हैं? किस लिए आए हैं? अरे तुम्हारे घर आए हैं, बैठने के लिए बोलो, दो मीठी बातें करो। तुम पूछती हो किस लिए आए हो, क्यों आए हो? वो साला हम कहते हैं कि औलाद जब भी आता है उसकी तो बड़ी खातिर होती है, और हम आए हैं तो। क्या बकवास की जा रहे हैं आप? मैं यहाँ बकवास करने के लिए नहीं आया रजनी, मैं बड़े जरूरी काम से आया हूँ। यहाँ आपका कोई काम नहीं है, काम है। देखो ना, तुम्हारे लिए एक अंग्रेजी साड़ी लाया हूँ, बहुत सुंदर है। कहा था आपको लाने के लिए, मेहरबानी करके वापस ले जाइए, जाइए। क्या हुआ बेटी? बाबा, क्या हुआ? देखो ना, देखो। काली बाबू, आप यहाँ? मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आया था, लेकिन कुछ बोलने से पहले इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या है कि पिताजी ने पूजा के मौके पर इनके लिए एक विलायती साड़ी और आपके लिए कुछ नकदी मिठाई खाने के लिए भेजी थी। साहू जी को मेरा नमस्ते कहिएगा, लेकिन इन चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं, ले जाइए सब। वाह, बाप बेटी दोनों एक ही सुर में बात करते। कसम भैरों की बड़े बाबू, 2000 रुपए पूरे ले लीजिए, और बिल पास करने के बाद। रिश्वत देना चाहते हैं आप? पैसे के जोर पर आप हमारा ईमान और धर्म खरीदना चाहते हैं? बस बस, बहुत हो गया। बड़े बाबू, इस लड़की को मना कीजिए, समझा दीजिए कि जबान को लगाम दे, वरना। तू जरा चुप रह बेटी। काली बाबू, ऑफिस की बात ऑफिस में कीजिएगा, मेहरबानी करके अब आप चले जाइए यहाँ से। मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया था। आप पैसे लेंगे, काम करेंगे, नहीं लेंगे, नहीं करेंगे। आंखें दिखाने की कोई खास जरूरत नहीं है। कसम भैरों की, कालीराम किसी की बकवास सुनने का आदी नहीं, चाहे वो लौंडिया क्यों ना हो। इस बात को याद रखिए। कालीराम और हरिहर साहू के सारे पासे उल्टे पड़ रहे थे। चाय ये है विविध उनके विरुद्ध हो चुका था। मिस्टर साहू, आपने कंपनी के सारे बगीचों में बिलो स्टैंडर्ड माल सप्लाई किया है, और यहाँ तो माल सप्लाई ही नहीं किया, पर बिल सबमिट कर दिए। हुजूर, हुजूर माय बाप, भगवान की सौगंध, हमने खरा और पूरा माल सप्लाई किया है, बिल में एक पैसे की भी हेरा फेरी नहीं। आप माल बाबू से पूछ सकते हैं। माल बाबू को मुट्ठी में लेकर ही तो ये सब काम किया है आपने, इसलिए कंपनी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड? हुजूर, वो आपका आदमी है, आप उसे सस्पेंड करें या सर पर बिठाए, मुझे क्या लेना देना। लेकिन अगर आपने माल नहीं उठाया तो हमारा हजारों रुपए का माल गोदाम में पड़े पड़े सड़ जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हुजूर, माल आपका है, सड़े या गले, उससे हमें क्या लेना देना।
कि मेरी बात भी सुनिए हुजूर, मैं ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जा सकते हैं। नमस्ते सर। हरिहर साहू ने अब दूसरा रास्ता अपनाया। उसने अपने आदमियों की मदद से कंपनी में हड़ताल करवा दी। बड़े बाबू की दलाली, दलाल को बड़े बाबू मुर्दाबाद। हरिहर साहू की ये चाल कुछ रंग लाती इसके पहले ही अभिजीत मौके पर आ पहुंचा। आप लोग तो बहुत बड़े नेता हो गए। हो गए। जरा हम भी तो सुने क्या कह रहे हैं। बड़े बाबू को क्या करो? हलाल करो। हलाल करो। हलाल करो। बड़े बाबू की क्या नहीं चलेगी? दलाली नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। हाँ, अब बोलो। शराब पी करके उसका पैसा खा करके यहाँ हड़ताल करने चले आए? 5 मिनट के अंदर अगर काम पे नहीं लौटे तो गोली चलाते हो। चल काम पे चल। जिन मजदूरों ने उससे पैसा लेकर हड़ताल की थी उन्हें सबक सिखाए बिना कालीराम को चैन कहा। ए बुधवा। जी छोटे सरकार। उस हरामजादे लोटन और उसके साथ एज के ला इधर। हाँ, अभी लाए छोटे सरकार। चल मेरे साथ। लोटन, अबे ओ साले लोटन। चल, तेरे को छोटे सरकार ने बुलाया। कौन छोटे सरकार? ले आया। पैसा पैसा, चल भाई पैसा निकाल। सूद के पैसे तो वापस कर दिए। सूद नहीं, हड़ताल करने के लिए पैसे दिए थे वो कौन देगा? तेरा बाप। हम तो हड़ताल किए रहे। हाँ, किए रहे। हाँ। उस हरामजादे लंबू को देखकर कुत्ते की तरह दुम दबा के भाग गया था तू। चल 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 पैसे निकाल। मारते क्यों? जबरदस्ती करते हो? हम थाने जाएंगे, हम पुलिस बुलाएंगे। हाँ। क्या कहा? थाने जाएगा? हाँ। पुलिस बुलाएगा? बुला बुला हरामजादे। है बुधवा, सारी बस्ती को आग लगा दे। अभी लीजिए छोटे सरकार। किसने लगाई? कालीबाबू ने आग लगाई है। बाबूजी हमें बचाइए, ये राक्षस हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कालीराम, तू हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बस्ती में लगी आग से मामला इतना बिगड़ा कि हरिहर साहू के भी हाथ पांव फूल गए। तेरे जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने तुझे पैसा वसूल करने के लिए कहा था और तूने वहां फौजदारी कर दी, मजदूरों के सर फोड़ दिए। और मैं क्या करता? मैंने सालों से पैसे मांगे, आंखें दिखाने लगे मुझे। मैंने भी लाइन से धुलाई कर दी सबकी। दिल्ली के डीजल की। छोड़ ये बातें। सुन, इंस्पेक्टर साहब ने खबर भेजी है। इस बार पुलिस भी मजबूर है, इसलिए मेरी मान और इसी वक्त नदी पार करके प्रधान साहब के वहां चला जा और कुछ दिन वहां चुप कर रह जा। कालीराम भागा, मगर रास्ते में उसका इरादा बदल गया। बड़े बाबू के बंगले के पास से गुजरते हुए उसके भीतर का शैतान जाग उठा। कौन है? मैं हूँ काली बाबू। वो साला बुड्ढा किधर है? बुड्ढा बाबा ऑफिस में गए हैं, आप वहीं गए। ऑफिस में? अरे तब तो और भी अच्छा है। दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। नहीं खोलोगी? नहीं, आप चले जाइए। नहीं खोलोगी? मत आना, चले जाओ, आजा, चले जाओ। कसम भैरोगी, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। इतनी खूबसूरत रात, तुम अकेली हो और मुझसे कहती हो कि मैं चला जाऊं यहाँ से। तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? पर मैं तुम्हें चाहता हूँ। चले जाओ। जाऊंगा, लेकिन कसम भैरों की जाने से पहले एक बार तुम्हें सीने से तो लगा लो।
बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा तुझे। चिल्ला ले, कोई नहीं बचाएगा। कालीराम बेबस रजनी की इज्जत से खिलवाड़ कर पाता, इसके पहले ही अभिजीत वहां आ पहुंचा। घबराओ मत जी, मैं आ गया हूं। उसने कालीराम की बेतरह धुनाई की और फिर उसे ले जाकर पुलिस के सामने पटक दिया। ये क्या, काली बाबू? शौर बाबू, मैंने कहा था ना काली को एक दिन पकड़ के ले आऊंगा। ये लीजिए, ले आया इस सांप को। ये सब क्या है? ये क्या आप समझ नहीं रहे? नहीं। मैं समझाता हूँ। यही है वो सांप, वो जहरीला सांप जिसे आप पकड़ नहीं सके, जिसने गरीबों की बस्ती को जलाकर उन्हें बर्बाद कर दिया और जो आज एक अंधी बेबस लड़की की इज्जत लूटने के लिए उसके घर में घुस गया था। वहीं से उसे पकड़ के लाया मैं। दरोगा बाबू, ये सब झूठ है, मेरी बात का विश्वास कीजिए। झूठ क्या है और सच क्या है, इसका फैसला बाद में होगा। कालीराम बाद में। श्याम बाबू, अरेस्ट कीजिए इसे। अरेस्ट? अरेस्ट करने के लिए सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। गवाह? गवाह मैं खुद हूँ। नाउ आई ऑर्डर यू अरेस्ट हिम। ऑर्डर? तुम्हारी इतनी जरूरत हुई कैसे? तुम मुझे ऑर्डर देने वाले कौन होते हो? आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं? ये देखिए, ये हूं मैं। नमस्कार सर, मैंने आपको पहचाना नहीं सर। पहचाना नहीं? जी। उम्मीद करता हूं कि अब आप मेरी आज्ञा का पालन करें। जी हाँ, जरूर। भुवन बाबू, चलिए अरेस्ट कीजिए, ले चलिए, हवालात में ले चलिए। और समर बाबू जी, याद है आपने एक दिन मुझसे कहा था कि आप मुझे हवालात में बंद कर देंगे मुझे ठंडा करने के लिए? जी हाँ, याद है सर। मैंने भी आपके लिए कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया। नहीं सर। यू आर सस्पेंडेड। इस बार के लिए माफ कर दीजिए सर। यू आर इंडेफिनेटली सस्पेंडेड। काली को फंसता देखकर हरिहर साहू के होश उड़ गए। रोता गिड़गिड़ाता वो बड़े बाबू की शरण में पहुंचा। बड़े बाबू, आप यहाँ क्यों आए? बड़े बाबू, रहम कीजिए मुझ पर। बड़े बाबू, आप केस वापस ले लीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। साहू जी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मामला पुलिस के हाथ में है। पुलिस? बड़े बाबू, आप मदद करेंगे तो मैं पुलिस को भी संभालूंगा। बस आप हाँ कर दीजिए, फिर बेफिक्र होकर गांव चले जाइए और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी। क्या कहते हैं आप? रुपए पैसे की चिंता मत कीजिए बड़े बाबू, आपकी बेटी मेरी बेटी है, सारा खर्चा मैं करूंगा। रुपए से आप मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं? नहीं नहीं बड़े बाबू, मैं तो आपकी बेटी की भलाई के बारे में बात कर रहा हूँ। अदालत में जाएंगे तो फिर तरह तरह की बातें उठेंगी, बेटी की बदनामी होगी, फिर तो बेटी के हाथ पीले करने की रही सही उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अपनी बेटी के मान सम्मान का सौदा मैं नहीं कर सकता। अब जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात पर गौर जरूर कीजिएगा। अंधी बेटी की शादी करना इतना आसान नहीं है, खासकर वो जब बदनाम हो चुकी हो। नमस्ते बड़े बाबू। हरिहर साहू जाते जाते ऐसी बात कह गया कि बड़े बाबू बेचैन हो उठे। सचमुच बड़ी बदनामी की बात हो चुकी थी। बेटी के भविष्य का विचार करके उन्होंने अब यहां से दूर चले जाने का निश्चय कर लिया। दूर जाकर ही वे अब अपने सम्मान की रक्षा कर सकते थे। मगर तभी अभिजीत वहां आ पहुंचा। अरे अभिजीत, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। अभी रजनी से मालूम पड़ा कि आप लोग जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके यहाँ से चले जाने से वो केस डिसमिस हो जाएगा? क्या करूं, रजनी की तरफ देख नहीं पाता। मेरी फूल जैसी बच्ची पत्थर की मूरत बन गई है, हर वक्त रोती रहती है। उसके आंसुओं से मेरी हिम्मत टूट गई है। इसका यह मतलब है कि आप इतना बड़ा अन्याय बर्दाश्त कर जाएंगे, उसका मुकाबला नहीं करेंगे, कायरों की तरह मुंह छुपाकर चुपचाप यहां से चले जाएंगे? सिर्फ रजनी के लिए कोर्ट में केस चलेगा, वकील तरह तरह की जीरा करेगा, उल्टी सीधी बातें पूछेगा, बातें चारों तरफ फैलेंगी, बदनामी होगी। अब तुम ही बताओ, सब कुछ सुनकर मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? सारी जिंदगी मेरी बेटी कलंक की आग में जलती रहेगी। ये मैं सह नहीं पाऊंगा, ये मैं सह नहीं पाऊंगा। अगर कोई शरीफ लड़का आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हो जाए तो? कहां मिलेगा ऐसे लड़का? कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? मैं करूंगा।
तुम? हाँ मैं। अगर आप अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ रजनी को एक पत्नी की पूरी मर्यादा दूंगा। अभिजीत, ये तुम कह रहे हो? रजनी सुन, अभिजीत क्या कह रहा है? भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान ने नहीं बाबा, भगवान ने ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। आप मुझ पर दया कर रहे हैं। नहीं रजनी, दया नहीं। पता नहीं अनजाने में मैं कब तुमसे प्यार करने लगा। मेरी जिंदगी का अभिशाप है। मैं नहीं चाहती मेरा अभिशाप तुम पर भी लग जाए। तुम्हें पाना अभिशाप नहीं रजनी, ये तो मेरा सौभाग्य है। अभिजीत, अभिजीत, रजनी, अभिजीत। रजनी। बड़े बाबू ने बड़े प्रसन्न मन से अभिजीत और रजनी की शादी कर दी। दोनों प्रेमी विवाह बंधन में बंधकर जैसे निहाल हो उठे। इसी समय एक और खुशखबरी मिली। रजनी, सुना तुमने? कालीराम के केस का फैसला हो गया है आज। क्या फैसला हुआ? 5 साल की सजा हुई है उसे। बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। तैयारी कर ली? कल ही तो तुम दोनों को सोनापुर जाना है ना? हाँ बाबा, लेकिन तुम्हें अकेले छोड़ के जाने को मन नहीं करता। मेरी चिंता तुम मत कर। खुशी की बात यह है अभिजीत को प्रमोशन मिला। वो सोनापुर में 4 थानों का इंचार्ज होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ अकेले, तुम्हारी देखभाल, तुम यहाँ हमारे साथ चलो ना। पगली कहेगी, मैं तो बीच बीच में आता ही रहूंगा। ये क्या, आंसू पोस्टर? आज तो खुशी का दिन है। मेरी बेटी अपने घर जाएगी। ऐसे समय में आंसू नहीं, मुस्कुराहट होनी चाहिए। बेटी रो मत, बेटी रो मत। अभिजीत और रजनी सोनापुर चले आए। दोनों ने प्यार से अपना नया घर बसाया और कुछ ही समय बाद खुशियों में एक और इजाफा हुआ। रजनी मां बनने वाली थी। दोनों को लगा कि उनके सारे सपने सच हो गए हैं। जब जब मिले जीवन को सजना, तुम ही मुझे पहनाओ कंगना। तेरी डोली रुके मेरे अंगना। जब जब मिले जीवन को सजना, तुम ही मुझे पहनाओ कंगना। मेरा घुंघटा तुम खोलो अपने हाथों से, अपने प्यार के सपने सच हुए। होठों पे गीतों के फूल खिल गए। सारी दुनिया छोड़ के मनमीत मिल गए। अपने प्यार के सपने सच हुए। फिल्म बरसात की एक रात में अमिताभ बच्चन, राखी, उत्पल दत्त, अभय भट्टाचार्य और अमजद खान की प्रमुख भूमिकाएं थीं। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में यही सितारे थे। जहां तक राखी, उत्पल दत्त और अभय भट्टाचार्य का प्रश्न था, वे तो बंगाली थे ही। अन्य कलाकारों का दल भी बांग्ला फिल्मों से ही जुड़ा हुआ था। रही बात अमिताभ बच्चन की, सो वे भी अच्छी बांग्ला बोल लेते थे। मगर अमजद खान के लिए भाषा की समस्या सामने आई। अमजद को बांग्ला नहीं आती थी। निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत ने इस समस्या का हल भी निकाला। फिल्म के बांग्ला संस्करण की शूटिंग के समय वे अमजद खान के बांग्ला संवादों को हिंदी और उर्दू लिपि में 3-4 बड़े बड़े ब्लैक बोर्ड्स पर लिखवाकर सेट्स के चारों तरफ लगवा देते।
डायलॉग बोलते समय अमजद खान जिधर भी मुंह घुमाते उन्हें वहां हिंदी और उर्दू में लिखे हुए बंगला संवाद नजर आ जाते। इस प्रकार अमजद को सीन करने में आसानी हो जाती। हिंदी में वे पहले ही सीन शूट कर चुके होते थे, इसलिए उन्हें डायलॉग का भाव तो याद रहता ही था और बांग्ला में भी वे उसी को दोहरा देते। बांग्ला फिल्म को देखकर किसी को ये शक भी नहीं हुआ कि अमजद खान को बंगला नहीं आती और वे संवादों को पढ़कर बोल रहे हैं। शक्ति सामंत जब फिल्म बरसात की एक रात की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, तब उनके मन में नायक के रूप में राजेश खन्ना को लेने का विचार था। राजेश खन्ना के साथ उनकी खास ट्यूनिंग थी और उनके साथ वे सुपरहिट फिल्में बना भी चुके थे। किंतु इस फिल्म को हिंदी और बांग्ला 2 भाषाओं में बनाने की बात सुनकर राजेश खन्ना ने यह कहकर कि मुझे बांग्ला नहीं आती, फिल्म छोड़ दी। इसके बाद शक्ति सामंत ने अमिताभ बच्चन को लेने का निश्चय किया। अमिताभ बांग्ला भाषा तो अच्छी तरह जानते ही थे, अन्याय का विरोध करने वाले जांबाज हीरो के रोल में भी वे फिट बैठते थे। चलिए आइए एक बार फिर कहानी की तरफ लौटें। कालीराम जब 5 साल की सजा काटकर जेल से लौटा तो उसके दिल में रजनी और अभिजीत के प्रति इंतकाम की ज्वाला जल रही थी। बाहर आकर उसने सबसे पहले उन्हीं के बारे में पूछा। वो अंधी लड़की और वो इंस्पेक्टर अभिजीत कहाँ है इस वक्त? वो शादी के बाद ये शहर छोड़ के चले गए। छोड़िए ना छोटे सरकार उनकी बात। छोड़ दो, कुछ भी नहीं किया और 5 साल जेल में गुजार के आया हूँ और तू कहता है छोड़ दो? नहीं। अबे ये क्या है? घोड़े का पिसा पिला रहे क्या? अरे जाके मेरा ब्रांड लेके विलायती माल लेके पैसे बाद में ले लेना। विलायती माल नहीं है। क्या साले वो दिन भूल गया जब गाड़ी रोक रोक के विलायती माल लाके दिया करता था, आज बोलता है नहीं है? जा मेरा ब्रांड लेके आ, नहीं तो क्या गुंडागर्दी करोगे? 5 साल जेल की रोटियां तू लाए, अरे दिमाग सीधा नहीं हुआ? हरामजादे, तू काली को पहचानता नहीं? छोड़ मुझे। 1-2 कौड़े के आदमी ने सलीम किया मुझे कहता लुच्चा बदमाश गुंडा, और ये सब उस हरामजादे दरोगा अभिजीत की वजह से। कसम भैरों की, जहां भी होगा उसे ढूंढ निकालूंगा, मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा उससे। कालीराम फिर से किसी बखेड़े में नहीं फंसे, इसलिए उसके पिता हरिहर साहू ने उसे काम धंधे में लगाने का प्रयास किया। ये देख बेटा, ये है हमारे धंधे की खास जगह। रोप ट्रॉली। सिर्फ रोप ट्रॉली नहीं, भाग्य चक। इस भाग्य की डोर के सहारे पहाड़ के उस पार से फॉरेन स्मगलिंग का माल इन झूलों में झूलता हुआ आता है और यहीं से बाजार भेजा जाता है। वाह पिताजी वाह, क्या धंधा फैला आपने। मान गया आपको। सिर्फ मानने से नहीं, धंधा जानने से काम होगा। चल तुझे कुछ और दिखाता हूँ। पिता से पीछा छुड़ाकर जब काली वहां से निकला तो उसके दिल में अभिजीत और रजनी से बदला लेने की भावना फिर बलवती हो उठी। टेलीफोन पर आवाज बदलकर उसने अभिजीत को स्मगलरों की एक टोली की खबर दी। हेलो सर, मैं चेकपोस्ट से संतरी बोल रहा हूँ सर। संतरी? कौन सी चेकपोस्ट है? तीस्ता बाजार चेकपोस्ट है सर। अभी खबर मिली है सर, स्मगलरों की एक लॉरी यहाँ से कुछ माल लेके जाएगी। अच्छा, गोपाल बाबू को फोन किया? हाँ सर किया था, मगर वो घर पे नहीं है। घर में नहीं है? नहीं सर। देखो ट्रक जाने ना पाए, तुम दोनों तरफ से रोड ब्लॉक करो, मैं भी आता हूँ। ओके सर। इस तूफानी रात में जाओगे? जाना ही पड़ेगा रे, स्मगलर्स का ट्रक दिखाई पड़ा है। उस दिन तो वो लोग भाग निकले थे, आज ठिकाने लगा के आता हूँ। खबर सुनकर अभिजीत मूसलाधार बरसती रात में ही चेक पोस्ट के लिए रवाना हो गया। रास्ता साफ दिखाई दिया तो कालीराम अपने चमचे के साथ बंगले की तरफ बढ़ा। गया साला दरोगा का बच्चा, मरने तो कम वक्त को बारिश में। कुछ हुआ है? जल्दी से जाके मेन स्विच ऑफ कर दे रहे। जा जल्दी। मेन स्विच ऑफ होते ही बंगला अंधेरे में डूब गया। वॉचमैन कांचा चौकन्ना हुआ। ये लाइट क्यों ऑफ हो गई? दीदी क्या है रे? जरा टॉर्च देना, लाइट चली गई।
लाइट कैसे चली गई? लाइट फ्यूज उड़ गया होगा। वॉचमैन कांचा स्विच बोर्ड के पास पहुंचा तो काली ने पीछे से उसके सिर पर वार किया। क्या हुआ? कांचा, कांचा, कांचा। गरजती बरसती बरसात की एक रात, सामने बेबस अंधी जवान औरत। क्या हुआ? काली राम का शैतान पूरी तरह जागा। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? उधर अभिजीत जब चेक पोस्ट पर पहुंचा तो संतरी ने उसे बताया, नहीं साहब, मैंने कोई फोन नहीं किया। फोन नहीं किया? नहीं साहब। लगता है किसी ने बदमाशी की है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर सामने से ट्रक आए तो थाने फोन कर देना। अच्छा साहब। और खोलो। इधर बंगले पर रजनी अपनी रक्षा के लिए लगातार काली से जूझ रही थी। स्वयं को बचाने की कश्मकश में रजनी जख्मी हो गई और तभी अभिजीत के आने की आहट पाकर काली वहां से चुपचाप भाग निकला। अभिजीत बेहोश और जख्मी रजनी को लेकर अस्पताल आया। इलाज के बाद रजनी होश में तो आई, लेकिन घटना की भयानकता के कारण उसकी मानसिक दशा पागलों सी हो गई। मत छू मुझे, मत छू मुझे। रजनी, मैं अभिजीत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। जैसे ही कोई मुझे छूता है तो लगता है वो दरिंदा फिर से मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। उस दरिंदे की थोड़ी सी भी पहचान अगर मुझे दे सकोगी रजनी, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोई भी पहचान, कोई भी पहचान। नहीं, मैं नहीं बता सकती। मेरे तो हाथ वो बंधे हुए थे और वो एक लफ्ज भी नहीं बोला, सिर्फ मेरे बच्चे को मार डाला, मेरे बच्चे को मार डाला, मेरे बच्चे को मार डाला। रो मत बेटे, रो मत बेटे। मैं क्या करूं? मैं लुट गई, मैं लुट गई। शांत हो जा बेटे, शांत हो जा। रजनी की हालत देखकर अभिजीत गुस्से से भर उठा। पुलिस या पुलिस के परिवार पर हुए हमले की चोट पूरा पुलिस महकमा महसूस करता है। अभिजीत, आई वांट द क्रिमिनल अरेस्टेड। उसके लिए तुम्हें जो मदद चाहिए मिलेगी। थैंक यू सर। वैसे तुम्हें किसी पर शक है? एकदम पिन पॉइंट तो नहीं किया जा सकता सर। चेक पोस्ट से इतना जरूर पता चला है कि जिस गाड़ी में बदमाश आए थे उसका नंबर प्लेट जाली था। रजनी भी उन बदमाशों की कोई पहचान नहीं बता पा रही है। सर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई है कि बारिश की वजह से इस टेप पर से उंगलियों के निशान धुल गए। ठीक है, मैं अभी घर जा रहा हूँ और कोई खबर आए तो मुझे वहां फोन कर दीजिए। राइट सर। घर लौटकर अभिजीत बदमाश का सुराग पाने में जुट गया। खोजबीन के दौरान अचानक उसके हाथ एक लॉकेट लगा और उसके जहन में एक बिजली सी कौंधी। उसे याद आ गया कि लॉकेट उसने कहां देखा था। ये लॉकेट किसने बनाया, बता सकते हैं? ये मुझे क्या मालूम सरकार किसने बनाया है। तुम्हें नहीं मालूम लेकिन मुझे मालूम है। इस इलाके में तुम्हारे सिवाय इतना अच्छा काम और कौन कर सकता है। याद है तुमने मुझसे एक दिन ये कहा था? कहा जरूर था, लेकिन सरकार मैंने नहीं बनाया। तुमने नहीं बनाया? नहीं सरकार। अब तो मालूम हो गया होगा, बोलो। मुझे नहीं मालूम सर। ये लॉकेट किसके लिए बनाया था मणिराम? मुझे नहीं मालूम सर। मणिराम, इस लॉकेट के मालिक ने मेरा सर्वनाश कर दिया है और तुम उसके साथी हो, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। बोलो किसके लिए बनाया? बताता हूँ सर। और मणिराम ने बताया सिर्फ इंस्पेक्टर अभिजीत को ही नहीं, बल्कि अभिजीत के जाते ही टेलीफोन करके हरिहर साहू को भी बताया। तू क्या कह रहा है मणिराम? काली का लॉकेट इंस्पेक्टर के पास? सत्यानाश, तब तो हम बर्बाद हो गए। काली, काली, क्या बात है बाबा? 5 साल जेल काटने के बाद भी तुझे होश नहीं आया? क्यों, क्या हुआ? तू सोनारपुर गया था? हाँ गया था। क्यों गया था? क्यों गया था? बदला लेने के लिए गया था मैं। बदला लेने गया था। उधर इंस्पेक्टर साहब जान गए, वो यहाँ आ रहा है तुझे गिरफ्तार करने के लिए। उसे आ रहे थे बाबा,
कसम भैरव की जिंदा वापस नहीं जाएगा वो। अरे तू पागल हो गया क्या? इंस्पेक्टर तुझे तुझे कच्चा चबा जाएगा। जा तू पीछे के दरवाजे से निकल जा, निकल। मैं उसे संभाल लूंगा। जा निकल जा। जय बाबा गणेश। हरिहर साहू ने अपने मुजरिम बेटे को भगा तो दिया, लेकिन अब भागने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इंस्पेक्टर अभिजीत अपने मुजरिम को पहचान चुका था और अब कालीराम का बच पाना संभव नहीं था। पहले रोप ट्रॉली में और फिर जमीन पर अभिजीत ने मार मार कर काली की हालत बिगाड़ दी। छोड़ दूं तुझे, तुझ जैसे दरिंदे को नहीं काली, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। इसी दौरान हरिहर साहू अपने बेटे की सहायता करने के लिए बंदूक लेकर इस युद्ध में आ कूदा, लेकिन अभिजीत पर निशाना बांधकर चलाई गई उसकी गोली अचानक कालीराम को जा लगी और कालीराम का प्राणांत हो गया। काली, 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 ये क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो आपको मारने आया था, लेकिन ये मुझसे क्या हो गया? काली, 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 काली। तुम जैसे बदमाशों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पाप मेरे हाथों नहीं हुआ। दोस्तों, बरसात की एक रात यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के लिए शक्ति फिल्म्स की प्रस्तुति थी, जिसके निर्माता निर्देशक थे शक्ति सामंत। फिल्म बरसात की एक रात के संवाद कमलेश्वर ने लिखे थे, गीत आनंद बख्शी के और संगीतकार थे R.D. बर्मन। ए मन चली हो मन चली, कौन सी है ये गली? ए मन चली हो मन चली, कौन सी है ये गली? ये वो गली है, यहाँ एक बार जो आया लौट न पाया। तू यहाँ से बच के निकल जाए तो किस्मत तेरी। हाय हाय मन चली हो मन चली, कौन सी है ये गली? मित्रों, फिल्म अच्छी है या बुरी, इस बात की चर्चा बेमतलब हो जाती है यदि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अपने झंडे गाड़ दिए हों। और कहने की जरूरत नहीं कि बरसात की एक रात को लेकर फिल्मी पंडितों की पोथी में कुछ भी लिखा जाए, व्यापार के बही खाते में उसकी कामयाबी के कसीदे लिखे हुए हैं। मंचली हो 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 मंचली हो। अरे ओ मेरी चुलबुली, अरे ओ मेरी मंचली। बरसात की एक रात की बातें पूरी हुई दोस्तों, लेकिन बाइस्कोप की बातें अभी पूरी नहीं हुई। ये पूरी होंगी मेरी बातों के बाद। तो कहना ये है दोस्तों कि आज बरसात की एक रात की जो बातें आपने सुनी, इनका आलेख रमेश जोशी की कलम ने तैयार किया था और प्रोग्राम को तैयार करने में सहायता कर रहे थे PKA नायर। और ये बातें आपको सुना रहे थे बाइस्कोप की बातें प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। बाइस्कोप की बातें